नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगाल में चुनाव है, बवाल ही बवाल है। बिहार के बाद देश की नजर टिक गई है पश्चिम बंगाल पर, जहां 2021 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले बंगाल की धरती सियासी हिंसा, हत्या से लाल हो रही है। ताजा मामला कूच बिहार का है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद जबरदस्त बवाल बचा। सवाल है कि क्या बंगाल में खून बहेगा, तभी राजनीतिक दलों को वोट मिलेगा? क्या बंगाल में अगले साल चुनाव है, इसीलिए बवाल ही बवाल है? ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। আমাকে অনেক অপমান করেছেন, অনেক অসম্মান করেছেন, আমাকে গভর্নমেন্ট চালাতে দেন না। राज्य में हालात बहुत खराब, हालात इतने भयानक हैं कि आपका दिल पसीजना चाहिए। राजनीतिक हिंसा की बिसात पर बंगाल के चुनावों का खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। इधर बीजेपी अब की बार 200 पार का हुंकार भर रही है और ममता 22 नवंबर के बाद 600 रैलियां करेंगी। उनका मिशन है बंगाल को बीजेपी से बचाओ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में तनातनी तेज होती चली जा रही है। कूच बिहार में एक 55 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद करमोकर की हत्या के बाद विपक्ष ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया। पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दरअसल रोड ब्लॉक किया था, तो पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां चलाईं। बीजेपी का आरोप है कि उनके बूथ सचिव की हत्या में टीएमसी का खेल है। जैसा कि हम पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर सशक्त कर रहे हैं, वैसे वैसे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के गुंडों ने हमला करना प्रारंभ कर दिया। वे हमारी इस रणनीति को असफल करने देना चाहते हैं। वो डरा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, आतंक फैलाने पर। हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। वो बंगाल को सोनार बंगला बनाने का संकल्प ले चुके हैं। पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता की मौत को काली पूजा पर 2 क्लब की आपसी लड़ाई का मामला बता रही है। সেই ক্লাবটা গত 2 বছর ধরে দুটো ক্লাব হয়েছে, ভাগ হয়েছে। গত বছরও ওনারা আলাদা আলাদা পূজা করেছিল, এই বছরও ওনারা আলাদাভাবে দুটো পূজা হয়েছে একটা পাড়ার মধ্যে হয়েছে। গতকাল রাত্রি বিসর্জনও পিসফুলি হয়ে গেছে। আজকে সকালবেলা হঠাৎ করে এই 2 ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে এমনি পুরনো একটু বিরোধিতা ছিল, এটা নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়। पंचायत चुनाव में मिली सफलता और लोकसभा में 18 सीटों की जीत से उत्साहित बीजेपी आर या पार के संघर्ष में जुटी है। गुजरात मॉडल पर जीत का भरोसा है। বিমান বাবুরা, বুদ্ধ বাবুরা আমাদেরকে এরকম করে দিয়ে গেছে, ঝান্ডা বাহক করেছেন। আর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর হবে না, পরিযায়ী শ্রমিক হবে, আর সে চাকরি পাবে গুজরাটে, বাংলায় পাবে না। তাই আমরা এটাকে গুজরাট বানাতে চাইছি। हाल ही में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर भी हमला हुआ था। बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की मौत के मुद्दे को सियासी हथियार बना रही है। उनका आरोप है कि अब तक 116 बीजेपी कार्यकर्ताओं की पश्चिम बंगाल में हत्या हुई है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी किसी भी हत्या के मामले को राज्य में उठाकर लाशों की राजनीति कर रही है। आज तक ब्यूरो। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, वो इस वक्त सीधा जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, मनोजीत मंडल जुड़ेंगे, दिनेश वाशनी जुड़ेंगे। लेकिन कैलाश जी, आपसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही, टीएमसी ये कहती है कि जहां जहां पर हिंसा होती है, लोगों की मौत होती है, बीजेपी जाकर क्लेम करने लगती है कि ये उनके कार्यकर्ता हैं और हम पर आरोप लगाती है। इसका क्या जवाब होगा कैलाश जी?
चलिए, कम से कम टीएमसी के लोग ये तो मानते हैं ना कि हिंसा होती है, लोगों की मौत हो रही है और जिनकी भी हत्या हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम हर कहीं जाकर किसी का हाथ पकड़ के नहीं कह देते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। वो हमारा मेंबरशिप है उसके पास हमारे पद है। जैसे अभी कुछ बिहार में जिसकी डेथ हुई है वो पोलिंग बूथ का सेक्रेटरी है और वो 2 क्लब की लड़ाई बता रहे हैं। ये बात सही है कि क्लब की लड़ाई है वहां पर, वो क्लब बीजेपी समर्थकों का क्लब है और उसका वो कार्यकर्ता करता धरता है, तो वो है बिल्कुल बीजेपी के ही कार्यकर्ता। पर कभी भी टीएमसी मानती ही नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या अगर हो जाती है तो फिर उसको आत्महत्या में परिवर्तित कर देती है। बंगाल की पुलिस बड़ी जादूगर पुलिस है, हत्या करते हैं गुंडे, उनको पकड़ती नहीं है और बल्कि उसको आत्महत्या में परिवर्तित कर देती है। तो लगातार पश्चिमी बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है और मेरा ऐसा मानना है इसमें सरकार पूरी तरीके से गुंडों को संरक्षण दे रही है। कैलाश जी, टीएमसी का, खास तौर पर ममता बनर्जी का, सीधा मैं कहती हूं, वो कह रही है कि बाहरी लोग हैं जो आकर बंगाल का माहौल खराब कर रहे हैं और यहां पर हिंसा फैला रहे हैं। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री को बाहरी बोलती है, वो अमित शाह जी को बाहरी बोलती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, पिछले 6 वर्ष से यहाँ पर संगठन के विस्तार के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बाहरी हूँ। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूँ कि वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को रहने की व्यवस्था है, वो बाहरी नहीं है। वहां पर बांग्लादेश के घुसपैठिए आ जाते हैं, उनके तत्काल राशन कार्ड बना दिए जाते हैं और मतदाता सूची में नाम भी लिखा दिए जाते हैं, वो बाहरी नहीं है। हम लोग पार्टी के काम के लिए आते हैं, हम बाहरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक आईपेक कंपनी को पूरी की पूरी पार्टी गिरवे रख रखी है। आईपेक कंपनी के डायरेक्टर हैं वो बिहार के हैं, उनके सामने टीएमसी के सीनियर लीडर उठक बैठक लगाते हैं, सब में उसको लेकर बड़ा आक्रोश है। वो बाहरी नहीं है। बाहरी क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री बाहरी है, गृह मंत्री बाहरी है, यदि हम बाहरी हैं, रोहिंग्या को गले लगा देंगी दीदी, बांग्लादेश के घुसपैठिए को गले लगाती है। क्या ये इस प्रकार के प्रश्न उठाना समझदारी का? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कैलाश जी, राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, लेकिन लेफ्ट पार्टीज के बाद ये माना गया कि अब इस हिंसा पर रोक लगेगी। उसी के खिलाफ ममता बनर्जी आई। ये हिंसा क्यों हो रही है? आप भी कई सालों से वहां पर अभी काम कर रहे हैं, क्यों हो रही है ये हिंसा? उनका कहना है कि एक लड़ाई, आपकी नजर 18 सीट लोकसभा में जीतने के बाद सीधे अब सत्ता पर है और इसीलिए एक जो परिस्थिति बनी है उसमें दोनों तरफ से टकराव पैदा हो रही है। इस हिंसा की वजह आप बताइए, क्या है आपकी नजर में? देखिए अंजना जी, मैं 6 वर्ष से यहाँ पर प्रभारी हूँ। जब मैं गया था, जब भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रभाव नहीं था, तब हिंसा होती थी सीपीएम के लोगों की, तब हिंसा होती थी कांग्रेस के लोगों की हत्या होती थी। अब जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी पंचायत के चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से परिणाम लाए। इतनी हिंसा के बाद भी हम लोग कम से कम 6 जिलों में हमारी जिला पंचायत बनने की स्थिति में थी। बाकी इन्होंने हिंसा करके हमारे कार्यकर्ताओं को अपहरण करके और नहीं बनने दी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, लोकसभा में हमने 18 सीटें जीती। कोई मानता नहीं था देश में कि हम लोग इतनी बड़ी जीत से आएंगे, पर हम 18 सीट जीते और 4-5 सीटों में हम 2-4-5 हजार से हारे। अब हम दावा कर रहे हैं कि हम 200 सीट पर जीतेंगे। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टारगेट होते जा रहे हैं। हिंसा अब पहले सीपीएम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ होती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ होती थी, अब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होती है। हमारा जैसे ही प्रभाव बढ़ा, उससे ममता जी विचलित हो गई है और कुछ भी नहीं है। और इसलिए हमारे प्रभाव को रोकने के लिए डर, लेकिन उस नैरेटिव को, कैलाश जी, आप उस नैरेटिव को समझ रहे हैं? वो नैरेटिव जो बना रही है वो ये है कि ये पश्चिम बंगाल है, यहां पर अन्य राज्यों के लोग, गुजरात के लोग हर राज्य में रूल नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। उनका ये कहना है कि ये बाहर के लोग आकर यहां पर अब हिंसा फैला रहे हैं। जो नैरेटिव वो बना रही है उसको समझिए, उसका क्या जवाब होगा? क्योंकि वो ये बता रही हैं कि लगातार अब बीजेपी जिस तरह से अग्रेसिव हो गई, आक्रामक हो गई है चुनावों को लेकर, उसकी वजह से आप कह रहे हैं अब की बार 200 पार, वो कह रही हैं कि बंगाल को बीजेपी से बचाओ। आपने बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किया है। सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, एक आध बाहर के आदमी को पकड़ा क्या उन्होंने? कोई एक आध गुंडा पकड़ा हो बाहर का जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो और वो बताए जनता के सामने कि ये भारतीय जनता पार्टी संबंधित व्यक्ति है जो यहाँ हिंसा फैला रहा है? आज तक एक भी नहीं मिला उनको। बातों के पकोड़े पकाना और वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर है। जितने भी गुंडे हैं वो सब गुंडे टीएमसी के हैं,
सत्ताधारी दल के साथ साधारण तरह गुंडे रहते हैं। हमारे साथ कौन आएंगे इस प्रकार के लोग? हमारे कार्यकर्ता सीधे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग अहिंसक तरीके से वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हमारा तो हिंसा पर विश्वास ही नहीं, और इसलिए जो आरोप है हमारे ऊपर वो बेबुनियाद है। वो सिर्फ पीके के इशारे पर जिस प्रकार उन्होंने बिहार में बाहरी करके और एक वातावरण बनाया, बंगाल के अंदर वैसा वातावरण करने की कोशिश कर रही है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। पर बंगाल की जनता जानती है क्योंकि हम नीचे तक पोलिंग बूथ तक 78,000 पोलिंग बूथ है, 65,000 पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारा नेटवर्क आज इतना पेनिट्रेट हो गया। इस घबराहट के कारण वह इस प्रकार की हिंसा की राजनीति टीएमसी कर रही है और उसको सरकार का संरक्षण है। आप कह रहे हैं कि पीके यहाँ पर भी प्रशांत किशोर उनको गाइड कर रहे हैं, तभी ये बंगाली और बाहरी वाला चल रहा है। पूरी की पूरी पार्टी उनके यहाँ गिरवे रखी हुई है, उनकी कंपनी के पास गिरवे रखी हुई, और उसको लेकर उनकी पार्टी में आक्रोश है। आज शुभेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ एक जोरदार रैली निकाली है। बहुत सारे विधायकों ने बगावत कर दी कि हम उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ममता जी का आत्मविश्वास खत्म हो गया, और इसलिए उन्होंने उस कंपनी को पूरी की पूरी चुनाव लड़ने की जवाबदारी दे दी। दूसरा आरोप जो आप पर लगता है वो ध्रुवीकरण का है, क्योंकि आप लोग लगातार, ये बीजेपी का एजेंडा रहा है और आप लोग इसको हमेशा बोलते रहे कि मालदा है, कई सारे ऐसे जिले हैं जिसकी बिल्कुल ज्योग्राफी और जो पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफी बदल गई, क्योंकि कई लोग घुसपैठ करके बांग्लादेश से आ गए और उसके बाद परिस्थिति बदली। अभी तक का जो डेटा है उसके मुताबिक 25 से 27.5% तक मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर है, और ये जिसके साथ रहता है लगभग उसके पक्ष में फैसला होता है। इसको काउंटर करेंगे आप, काउंटर पोलराइजेशन से, कैलाश जी? देखिए, मेरा निवेदन ऐसा है कि पोलराइजेशन की बात हमने कभी भी नहीं की। हमने हमेशा विकास की बात कही। मोदी जी का हमेशा एजेंडा रहा विकास का। पर पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की नीति जिस प्रकार चल रही है, आपने ही आपके टीवी के माध्यम से वो स्पेशल प्रोग्राम चलाया था। आपको स्मरण होगा, दुर्गा पूजा जब हुई थी और दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोका था और मुहर्रम के जुलूस को इजाजत दी थी। हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा विसर्जन की अनुमति दी थी। तब से ये प्रश्न उठने लगे कि ये सरकार तुष्टीकरण की नीति कर रही है। यह सरकार बंगाल जिसकी पहचान दुर्गा पूजा से, उसको रोककर मुहर्रम को परमिशन दे रही है। तब से ये विषय उठे हैं। उसके बाद फिर रामनवमी का जुलूस हमेशा निकलता था, उसको रोका गया। हनुमान जयंती के जुलूस हमेशा निकलते थे, छोटे छोटे जुलूस निकलते थे, उसको परमिशन नहीं दी गई, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उससे जन आक्रोश बढ़ा और बड़ी बड़ी रैलियां निकली सरकार के खिलाफ। तो कुल मिलाकर ये सब नैरेटिव अगर तैयार हुआ है तो ममता जी की गलत नीति के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण। हम तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। हम तो कह रहे हैं कि बंगाल में शिक्षा का स्तर हम अच्छा करेंगे। हमारा एजेंडा बहुत साफ है डेवलपमेंट का। तुष्टीकरण की नीति के कारण इस प्रकार की बातें वहाँ पर प्रारंभ हुई है और वो आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हमने निर्णय दिया, हमने ममता जी को सुझाव दिया था कि आप दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक दीजिए और मुहर्रम का जुलूस निकालिए। हमने तो नहीं कहा था, ये उनका निर्णय था। ये कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। उसके कारण समाज के अंदर एक वातावरण बना कि ये सरकार ठीक है अल्पसंख्यक संरक्षण दे रही है। ठीक है, लेकिन एक नेतृत्व को लेकर क्या बीजेपी में वाकई वहां पर संकट है? क्योंकि एक के बाद एक आप टीएमसी के तमाम नेताओं को शामिल किए चले जा रहे हैं। ये बार बार वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सब वही पैराशूट वाले लाला कर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हमारा संगठन का विस्तार करने के लिए हम अचानक कार्यकर्ताओं को पैदा तो नहीं कर सकते। हमारे पास सीपीएम के लोग आ रहे हैं, हमारे पास कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, हमारे पास टीएमसी के लोग आ रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं, हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास भी कार्यकर्ता है, हमारे पास सक्षम कार्यकर्ता है, पर वहाँ के लोग यदि हमारे पास आएंगे और हमारी रीति और नीति और हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास व्यक्त करेंगे तो हम क्यों नहीं लेंगे, और इसलिए ले रहे हैं। आगे भी हमारे पास निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में टीएमसी के लोग आने वाले हैं, क्योंकि वे ममता जी की तानाशाही से नाराज है, ममता जी के बुआ भतीजों की राजनीति से लोग नाराज हैं और इसलिए हमारे साथ आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर बड़ी ताकत के रूप में जनता के बीच में खड़ी हो रही है। तो ये तो हमारे नेतृत्व की विशेषता है। मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और लोग चाहते हैं कि बंगाल में डेवलपमेंट हो, लोग चाहते हैं कि हिंसा की राजनीति समाप्त हो, लोग चाहते हैं कि बंगाल एक सोनार बांग्ला जैसा नारा है वैसा बने। ये हमारा एक संकल्प है। इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच
ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कैलाश जी। पीएम ने जिस दिन बिहार के आपके जश्न यहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर में हुआ, उसी दिन बंगाल की बात छेड़ दी थी कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो सकता तो हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। मतलब आप लोगों ने उसी दिन से बंगाल की तैयारी शुरू कर दी थी। इसीलिए मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा या ऐसे ही जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने किस इंटेंशन से कहा, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। पर ये बात सही है कि वहां पर हिंसा हो रही है, ये बात सही है कि हमारे 125 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। हाँ। और जहां नेता का सवाल है, नेतृत्व का सवाल है, तो अभी हमारे पास कलेक्टिव लीडरशिप है। हम सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है। मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल में चुनाव में जाएंगे और उनके नेतृत्व में ही बंगाल का विकास करेंगे, हम जनता से वादा कर रहे हैं। ठीक है, मोदी वर्सेस ममता यानी आप पश्चिम बंगाल में चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ आज तक पर हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मनोजीत मंडल, दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोजीत मंडल, आपके पास आते हुए आपने कैलाश विजयवर्गीय जी को सुन लिया है, तस्वीर साफ है, मोदी वर्सेस ममता। जयंत घोषाल भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बंगाल की राजनीति की अच्छी समझ है। घोषाल जी, हल्ला बोल में स्वागत है आपका। मुझे लगता है पहली बार आज आप आ रहे हैं शो में। जल्दी से आपके पास आते हुए मनोजीत दा, ये जो पीएम ने कहा है और उसके बाद से ममता दीदी कह रही हैं बंगाल को बीजेपी से बचाओ। बीजेपी इसी देश की पार्टी है ना, और बचाने की क्यों जरूरत पड़ गई? वो तो कह रहे हैं कि उल्टे उनके कार्यकर्ताओं को एक के बाद एक उनकी हत्या हो रही है। बिल्कुल बचाने की जरूरत है। आज ही आपको मैं एक ताजा जानकारी देता हूँ। बैराकपुर में जहाँ का सांसद अर्जुन सिंह जी है, वहाँ का तृणमूल का एक बहुत ही यंग लड़के को बुरी तरह से मारा गया। उनका नाम है आकाश प्रसाद। आप इसके बारे में जिक्र नहीं करोगे क्योंकि टीएमसी है। राज्यपाल भी इसके बारे में एक भी ट्वीट नहीं जिक्र करेंगे क्योंकि ये टीएमसी से है। और वहां का जो एमएलए सीधा आरोप लगाया अर्जुन सिंह के ऊपर कि इस खून के पीछे उनका ही हाथ है, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। इसीलिए हमारा प्रॉब्लम है। अगर थोड़ी बहुत हिंसा हो रही है, इसके पीछे दोनों पार्टी का हाथ है। दोनों एक साथ लोकल तरफ में ये झगड़ा हो रहे हैं। हाँ। कुछ बिहार में जो हुआ 2 दिन पहले, उसके साथ राजनीति का दूर तक कोई संबंध नहीं है। एक बंदा जो मारा गया वो बीजेपी का होने से ये नहीं हो जाता है कि वो पॉलिटिकल किलिंग है। हाँ। वो मामला 2 क्लब के बीच में झगड़ा के बारे में झगड़ा के बाद हुआ। ये तो वहाँ का पुलिस भी, एसपी ने पूरा एकदम बिल्कुल। ये लॉ एंड ऑर्डर भी तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है ना, या इसके लिए भी बीजेपी पर दोष दे देंगे? अगर चलिए ठीक है, ये पॉलिटिकल किलिंग नहीं है, राजनीतिक हत्या नहीं है, ये क्या है? मतलब हर दूसरे दिन एक न एक हत्या। आप खुद ही बता रहे हैं टीएमसी के भी एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। क्यों ऐसी हिंसा? इसको खत्म करने आए थे ना आप वाम दलों के बाद। मनोजीत दा, प्रोफेसर साहब, ये खत्म होने का वादा था ना कि माँ माटी मानुष और ये खून रक्त रंजित हम नहीं करेंगे अब राजनीति को। फिर उसी तक पहुंच गए। अंजना जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 10-12 साल पहले हम टीवी पे नहीं आते थे, लेकिन आपको पता है, वो जयंतोदा भी वहां बैठे, उनको भी पता है किस तरह से टीएमसी और कांग्रेस को लोगों को मारा गया। 30-40 साल तक मारा गया। ये तो पता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ये खत्म क्यों नहीं कर पाए जो आपने वादा किया था? ना मेरे को बात पूरी करने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। इन कंपैरिजन टू दैट, अगर आप देखोगे पिछले 4-5 सालों में बहुत कम हो चुके। 1-2% 1-2 जगह में झगड़ा होती है, कहाँ पर नहीं होते? झगड़ा नहीं है, हत्या को झगड़ा मत कहिए। नहीं प्रोफेसर साहब, रॉन्ग यूसेज ऑफ वर्ड, रॉन्ग यूसेज। अंजना जी, स्टूडेंट ये लिखता तो आप रॉन्ग लगा देते। नहीं, आप ये बताइए। हत्या कहलाएगा, झगड़ा नहीं। वो एमएलए जो मारा गया था, देवेंद्रनाथ राय, वो क्या हत्या था? सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कहीं पर कोई भी हत्या हो, आप लोग उसको राजनीतिक हत्या कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं। दुर्गापुर में 10 तारीख को हुआ था, उनका माता और भाई पकड़ा गया। वो क्या राजनीतिक हत्या है? कुछ बिहार में राजनीतिक हत्या है। हर कोई यार कोरोना में डेथ होता है, राज्यपाल कहते हैं कि पॉलिटिकल डेथ है। मैं आपको क्या कहा बताइए, कितने शर्म की बात है। यहाँ का जो राज्यपाल है, कोरोना से हत्या को राजनीतिक हत्या बता देते हैं, राज्यपाल ये आरोप लगा रहे हैं। वो देखिए, मनोजीत मंडल जी को पहले तो मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम एक अंश में तो स्वीकार किया कि राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। दूसरी बात, यदि इनको ऐसा लगता है कि उन हत्याओं का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी तो बोल चुके हैं ना कि जितने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, लगभग सभी केसों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
अरे इतने वर्षों में इतनी हत्याएं, मनोजीत जी, टीएमसी में आपकी सरकार है, आपको तो अपराधियों को चिन्हित करके चार्जशीट करके सजा कर देनी चाहिए थी और बता देना चाहिए था, देखो भाई ये तो इस कारण से हुआ था। बताइए कितनों में चार्जशीट हुआ है? मतलब पिछले 6-7 सालों में इतने हमारे कार्यकर्ताओं की सुधांशु जी, लेकिन ये कूच बिहार वाले में तो एसपी बता रहे हैं ना कि काली पूजा को लेकर 2 क्लब के बीच में आपस लड़ाई हुई थी। हमने एसपी की बाइट सुनाई है। मैं आपसे सिर्फ एक की बात नहीं कह रहा हूं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। ये बता दें कि विगत 6 वर्षों में हमने इतने चार्जशीट कर दिए, इतने कन्विक्ट कर दिए और इतने पे चार्जेस फ्रेम कर दिए, कुछ नहीं। उसके बाद कहते हैं साहब, उसके बाद यानी बगैर इन्वेस्टिगेशन के निष्कर्ष निकाल लिया कि राजनीतिक हत्या नहीं थी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ममता जी ने आज एक बहुत सही बयान दिया कि बाहरी लोग आकर हिंसा फैला रहे हैं। ममता जी ये वही बाहरी लोग हैं जिनके लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी कहा था कि आकर यहां पर आतंकवाद के कैंप लगा रहे हैं, जिनके लिए प्रणब मुखर्जी भी बोले थे कि हाँ वहां पे आईएसआई के मॉड्यूल्स हैं, और जिसके लिए आप भी बोली थी 2005 में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने फाइल फेंक दी थी, ये बाहर से आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर डिस्कशन नहीं होगा तो हम उन्हें नहीं देंगे। मगर आज अफसोस ये है कि वो बाहरी तो आपको अपने नजर आने लगे, क्योंकि वो आपको सत्ता की मीर जाफरी सीढ़ी नजर आने लगे। वो मीर जाफर जाग गया कि चलो बाहर वालों के साथ मिलकर हमारी हुकूमत बची रहेगी। और जो राष्ट्रवादी थे, अरे हम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गोत्र के हैं भाई, जो इसी पश्चिम बंगाल के जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। और आप ऐसे राष्ट्रवाद को बांटेंगे तो आप बताइए, वंदे मातरम और जनगण मन दोनों देने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस बंगाल की धरती पे थे। वही कहेगा उसका बंगाल से लेना देना ना, वो पूरे भारत से उसका लेना देना है। पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बलिदान में जाके कश्मीर में सोमनाथ चटर्जी बंगाल के थे और नाम सोमनाथ गुजरात में है। ये राष्ट्रीय एकीकरण को इस ढंग से अगर बंगाल की इस इंटेलेक्चुअल धरती से ध्वस्त करने का प्रयास किया जाएगा तो बंगाल की धरती बहुत समझदार है, सब लोग अच्छे। ठीक है मनोज जी, छोटा सा जवाब, मुझे इसके बाद जाना है अन्य मेहमानों के पास। ये बंगाल वर्सेस बाहरी क्या हुआ? ये क्या है? हर राज्य जहां पर केंद्र, एक सेकंड, जहां पर केंद्र का शासन नहीं है, मतलब बीजेपी का शासन नहीं है, वो कोई भी बाहर से आएगा तो बाहरी कहलाएगा। 30 सेकंड का उत्तर देता हूं। अभी अमित शाह जी जब आए थे, वो दूल्हा को पहचान नहीं पाया, दूल्हा था बिरसा मुंडा और दुल्हन कोई और था, उनके गले में माला डाल दिया। इसलिए बाहरी हम कहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं यहाँ पर कौन हीरोज है, कौन संस्कृति है। मैंने अभी बता दिया ना, होम मिनिस्टर आए थे दुल्हा के रूप में, लेकिन दुल्हन कौन था पता नहीं था, दूसरे के गले में माला डाल दिया। इसी को हम बाहरी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह से सुधांशु जी बहुत अच्छी तरह से नैरेटिव को घुमा के पाकिस्तान, बांग्लादेश, आईएसआई क्या नहीं कहा। ठीक है मैंने सुधांशु जी मैं जवाब लूंगी। एक बार जरा प्रोफेसर वाशे भी बोलने और ठीक है प्रोफेसर वाशे, कोई एक लीडर नहीं है, लोकल लीडर नहीं है, इसीलिए तो प्रॉब्लम। वो तो उन्होंने कहा मोदी जी के नाम पे, जैसे बिहार में वोट लिया वैसे वहां पर भी लेंगे। प्रोफेसर वाशे आपके पास आते हुए आरोप ये लगता है कि जो लेफ्ट का काडर था वो अब टीएमसी में शामिल हो रहा है और इसलिए हिंसा बढ़ रही है, ये आरोप लग रहा है। नहीं अंजना जी, ऐसी बात नहीं है। शुरू में लेफ्ट का काडर में थोड़ा कुछ वहां गया था, परंतु बाद में धीरे धीरे वो वापस आना शुरू हुआ। ये टीएमसी और बीजेपी दोनों वहां पे हिंसा में शामिल हैं और लेफ्ट के काडर पे दोनों ही अटैक कर रहे हैं। आप लोग उसको नहीं दिखा रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे लेफ्ट के दफ्तरों पे ये हमला नहीं करते हैं और लेफ्ट के काडर पे ये हमला नहीं करते हैं। और ये दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के इमरजेंस से ही वहां पे बीजेपी का इमरजेंस हुआ है। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के जरिए इमरजेंस हुआ है, जिस तरह से यूपी में मायावती के जरिए इमरजेंस हुआ है, ये लोग इनका इमरजेंस करते हैं और बीजेपी फिर इन्हीं को कूटेगी बाद में। वो शिवसेना तो बच गई इनसे वहां महाराष्ट्र में। ये वहां पे ना सिर्फ ये मारामारी कर रहे हैं बल्कि टीएमसी या बीजेपी एक सापनाथ है। ठीक है, जो भी आपका थोड़ा बहुत रेलेवेंस बचा है सर, हमारे तो दोनों दुश्मन है, नहीं बड़ा दुश्मन, दोनों दुश्मन है। बीजेपी कम्युनल भी है, वायलेंस भी है, फासिस्टिक टेंडेंसीज भी हैं। अच्छा, टीएमसी जो है गुंडागर्दी कर रही है, करप्शन को पैट्रोनाइज कर रही है। हाँ। और वामपंथी पार्टियां दोनों के खिलाफ लड़ रही हैं। अभी भी हमारे सबसे बड़े जुलूस निकलते हैं, अभी भी प्रोटेस्ट में हमारी जनसंख्या, हमारी मात्रा इनसे बहुत ज्यादा है। परंतु ये हमारे प्रोटेस्ट को भी तंग करते हैं, हमारे काडर की मूवमेंट को भी रोकते हैं, उनके घरों पे अटैक करते हैं, हमारे दफ्तरों पे अटैक का आरोप है कि दोनों ही टारगेट कर रहे हैं, दोनों ही बराबर दुश्मन हैं। राष्ट्रीय एकता की बात है, जहां तक राष्ट्रीय एक मिनट रंजना जी, जहां तक राष्ट्रीय एकता की बात है,
बीजेपी कभी राष्ट्रीय एकता के साथ नहीं रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गोत्र जो थे वो उन्होंने मुस्लिम लीग की सरकार अंग्रेजों के समर्थन में ज्वाइन कर ली थी बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन नहीं जानता इस बात को? एक साथ जवाब लेंगे सुधांशु जी, हमें ना बताए ये दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक है जयेंद्र, मेरा सवाल आपसे यह है कि बीजेपी कहती है कि पश्चिम बंगाल की सीएम नहीं, टीएमसी की सीएम के तौर पर एक्ट कर रही है ममता बनर्जी। क्या इन तमाम आरोपों में ये जो नूरा कुश्ती जो हम देख रहे हैं, और दुर्भाग्य है कि ऐसी हिंसा फिर से हम देख रहे हैं चुनाव के पहले? देखिए, हिंसा अभी पश्चिम बंगाल का ये एक अजीब तरीका है कि जो स्ट्रैटेजी, जैसे आप कह रहे हैं ना, नैरेटिव, हिंसा होने से पॉलिटिकल फायदा मिलता है, ऐसे परसेप्शन हो गया है। बहुत बुरी बात है। पश्चिम बंगाल में जाति के आधार पर वायलेंस नहीं है, धर्म के आधार पर वायलेंस नहीं है, जो यूपी बिहार में हम देखते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस में आज नहीं, बहुत सालों से, जो आपने जिक्र किए हैं। लेकिन आज के दिन में मैंने याद कर रहा था कि जब राहुल सिन्हा पार्टी प्रेसिडेंट था वेस्ट बंगाल में, पार्टी प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए बास ट्राम को जलाने का एक प्रोग्राम लिया था और बास का टायर जला दिया और बहुत बड़ा पब्लिसिटी हो गया था और बीजेपी का मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ, ऐसे परसेप्शन हुआ। तो आज दिलीप घोष भी पार्टी प्रेसिडेंट के नाते जहां जहां गांव में जा रहे हैं, क्या स्पीच दे रहे हैं, अगर आप स्टडी करें तो देखेंगे उसमें हाथ काट देंगे, पा काट देंगे, अगर बीजेपी को मारेंगे तो उसमें भी एक वायलेंस का प्रोवोकेशन होती है। और उसके जवाब में क्या होता है कि तृणमूल और बीजेपी, जब मोदी जी का फोटो दिखा के चुनाव आपको लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द नेशनल लेवल, और उसको आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी सही बात है कि बीजेपी इज द मेन ऑपोजिशन नाउ। जो कांग्रेस और सीपीएम एक समय जो स्पेस लिया था वो लेफ्ट, और लेकिन सवाल है कि तृणमूल अगर वायलेंस करते हैं तो तृणमूल के जो लोग जो वायलेंस के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, उन्हीं लोगों को मुकुल राय से लेके शुभेंदु अधिकारी अभी वेटिंग बोल रहे हैं। तो इतना बीजेपी का क्या जरूरत है जो इतना वायलेंस प्रोन पार्टी है? सुधांशु जी से इन दोनों सवालों का जवाब लेंगे। चलिए सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जवाब दीजिए। एक के बाद एक कई प्रश्न दागे गए हैं, लेकिन अगर दिलीप घोष अलग अलग जगहों पर लोगों को उकसाते हैं, हाथ पांव काटने की बात करते हैं, तो क्यों न जिम्मेदारी उनके माथे भी मढ़ी जाए इस हिंसा के लिए? मैं बाकायदा जो प्रश्न पूछे गए रिवर्स ऑर्डर में उत्तर देता हूं। सबसे पहले हिंसा की बात, जयंत जी ने अच्छा सवाल उठाया। जयंत तो दिल्ली में बंगाल के सबसे अधिक जानकार लोगों में से एक है। ये बताइए, वहां तो हाथ काट दिया गया, सर काट दिया गया, पेड़ पे टांग दिया गया और कोई कुछ नहीं बोला। मतलब आप तो हाथ काट दें, पेड़ पे लटका दें और लिख भी दें गांवों में जाकर जिस ढंग से होता है तो कोई बात नहीं। हम अगर कह भी दें कि टांग तोड़ दी जाएगी तो गुनहगार हो गए। मतलब वो कत्ल भी कर दे तो कोई बात नहीं, हमने नाम भी ले लिया तो गुनहगार हो गए। और तो और मतलब वो ठीक है, इस देश मतलब में वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। एक मिनट जो कह, इस देश में तो ये कहा गया मोदी जी की बोटी बोटी काट दूंगा, और अगले दिन राहुल गांधी गए उसके प्रचार में और बुलाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया रशीद मसूद। बोलिए, किसी ने बोला था? बोलिए ना, मनोजीत जी, ममता दी बोटी बोटी कभी कब बोली थी? इसलिए मैं कह रहा हूं, फेक न्यूज बनाते हो साहब, आप के साथ हो रहा है वो ब्रिटिश राज के दमन चक्र से ज्यादा बुरा हो रहा है बीजेपी। इसलिए ये ममता दी ने कब कही है? और मैं एक और बात कही, बोटी बोटी बनाएंगे, कब कही है मेरे को बताइए। अरे भाई, कहिए, दिखा दीजिए। रशीद मसूद ने बोला था 2014 के चुनाव में। अरे वो सपा के उनको जेल में डालिए ना, फिर कांग्रेस को जेल में डालिए, क्यों ले रहे हैं? नहीं याद है उनको जेल में। आपके पास यहाँ कोई लीडर नहीं है, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया ना। अरे सर, इमरान मसूद बोले अगर तो, और कांग्रेस के नेता, उसके लिए आप टीएमसी पर मर दीजिएगा? ना, मैं तो ये कह रहा हूं ना, अब जयंतो दा जैसे संभ्रांत पत्रकार और सारा पत्रकार बौद्धिक समूह, किसी के बयान दिखाइए जिसने कहा हो कि मोदी जी के लिए बोटी बोटी काटना गलत था। बस दिखाइए ना, इंटरनेट का जमाना है, दिखाइए बयान। ये लुटियंस दिल्ली के सारे पत्रकार। और आज अगर दिलीप घोष कार्यकर्ताओं के जिनके रियल में जिनकी रियल में टांग तोड़ी गई है, जिनको रियल में हत्या करके लटकाया गया है, उनके लिए कहे कि हम इनकी टांग तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूं। देखिए, ये अभी ये कह रहे थे कौन बाहर के लोग कौन अंदर के लोग
और उसने ये कह दिया हम बाहर के अंदर के। मनोजीत दा, ये बताइए आपको अमित शाह जी की ये गलती वो गलती नजर आ रही है? चलिए आपका इंटरप्रिटेशन अपनी जगह, ये तो आप ही के मंत्री है ना फरहाद हाकिम, जो बुला के पत्रकारों को दिखा के अपना इलाका कहते देखो इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, ये मिनी पाकिस्तान है, ये बाहरी नहीं तो अंदरूनी है, मिनी पाकिस्तान नाम लेना, और उसके बाद जलवायु जलाल के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार में विराजमान है। अब बताइए, और अब आ जाता हूं लेफ्ट वालों पे, जिन्होंने पूरे भारत की राजनीति में हिंसा की शुरुआत की। अब बताइए, अभी कूटने की बात कर रहे थे वाजपेयी जी, बेचारे राजनीतिक दृष्टि जो कुटे कुटाए हैं लेफ्ट वाले, वो आज कूटने की बात कर रहे हैं। मुझे तो दुख होता है। ममता बनर्जी जी जब हम लोगों के साथ थी तो उन्होंने बताया था कि लेफ्ट के गुंडों ने उनको इतना मारा था कि मरा हुआ समझकर छोड़ के चले गए। अगर उन्हें पता होता कि वो जीवित है शायद छोड़ के नहीं जाते। और उनके शासनकाल में आज इस ढंग से लोगों को मारा जा रहा है, ये क्या हो गया है भाई? ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति को कहां ले जा रहा है? देखिए, संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे बात करते हैं मेरे काबिल दोस्त सुधांशु जी। नाम ले लिया बंकिम चंद्र, गुरुदेव टैगोर। आपको पता है कैसे उन लोगों का सिलेबस से हटाया जा रहा है एनसीईआरटी? इसके बारे में एक दिन डिबेट हो जाए, मैं करूंगा। एनसीईआरटी सिलेबस से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को हटाया दिया जा रहा है। आप बात करते हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी के बारे में। आज तक नेताजी के बारे में कोई बात काम नहीं हुआ। कैसे उनका चले गए देश से, क्या हुआ, वो गुमनाम हुआ, कौन से बात नहीं हुआ। कल ही ममता जी ने चिट्ठी लिखी कि 23 जनवरी को एक हॉलीडे बनाओ, नेशनल हॉलीडे। आपका कोई रिप्लाई भी नहीं आया। ये सब मुंह में बोलते हो, आप पहचानते नहीं हो बंगाल की संस्कृति को। आप अभी पॉलिटिकल फायदा ढूंढ रहे हो, ढूंढिए, लेकिन डेवलपमेंट पे आधार पे कीजिए। आईटी सेल के चीफ को आप बना रहे हो, आपका काम है, लेकिन क्यों बनाया हो हमको पता है। क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग, फेक न्यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सबको पता है, देश में सब जानते हैं। जो यहाँ का ऑब्जर्वर बने अभी हाल में, उनके बारे में सब जानते हैं। कोरोना के खिलाफ बोले हैं ना, अप्रैल महीने में 1 लाख से ज्यादा केस है। मेरे साथ डिबेट किए हो साहब, 1 लाख से ज्यादा केस है अप्रैल महीने में। कि किस तरह से बंगाल को आप बदनाम करते हो। पहचानो बंगाल को, बंगाली संस्कृति को। सिर्फ मुंह में बोलने में नहीं होता। हम इसीलिए बोला बिरसा मुंडा की जगह किसी और के गले में माला डाल दिया। तो नौकरी की बात कीजिए ना सुधांशु जी, बिहार ने रास्ता दिखाया ना, नौकरियों की बात पर वोट हुआ, विकास के मुद्दे पर वोट हुआ। और जो लोग सबसे ज्यादा हिंसक है, सबसे ज्यादा हिंसा बैरकपुर में हो रहा है, वहाँ का सांसद कौन है? आज से एक डेढ़ सालों में सबसे ज्यादा हिंसा हुआ है बैरकपुर में, वहाँ का सांसद कौन है? बताइए सुधांशु जी, आपके पार्टी के सांसद है। वही जगह पे कल आज भी एक हिंसा हुआ, आज भी एक हत्या की घटना घटी, वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मनोजीत जी जरा ये बता दें, प्रोफेसर साहब, सांसद के हाथ में कौन सा प्रशासनिक पावर होती है? डीएम उसके हिसाब से चलता है कि एसपी, कि थानेदार या तहसीलदार? सब तो आपके हिसाब से चल रहे हैं। और उन बेचारे सांसदों को क्या क्या कष्ट पहुंचाया जा रहा है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आपने एक बात नेताजी का नाम लिया। देखिए मनोज जी, आपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे, दर्शकों को ज्यादा बेहतर लगेगा। अभी आपने नेताजी का नाम लिया। अरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी की जितनी केंद्र में भारत सरकार के पास फाइल थी वो खोली। और 2018 में हमने नेताजी ने जो फर्स्ट एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई थी, आजाद हिंद फौज की पहली सरकार 1943, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई। अरे हम तो मानते हैं कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी थे, क्योंकि नेहरू तो 1946 से बने, अंग्रेजों के अधीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल की शपथ लेकर। आप बताइए, आप किसको मानते हैं, नेहरू जी को या नेताजी? बताइए। बिल्कुल मानते हैं। नहीं, नेहरू जी बड़े थे, नेताजी बड़े थे। बोलिए, आप बोलिए। हम मानते हैं, इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं नेताजी वो फाइल आपको मैं बता रहा हूँ भाई साहब, 52 फाइल अभी तक भारत की पहली सरकार बनाई बंगाल के नहीं थे सपने पे। नहीं कर रहे हो। सबसे बड़े लीडर बंगाल, बोलिए ना कि नेहरू नहीं थे, नेताजी नहीं बोले, बिल्कुल नहीं है। अभी बोल रहे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नेहरू नहीं है, नेताजी है। नेहरू बंगाली वर्सेस कश्मीरी नहीं आया, नेताजी है, नेताजी है, नेताजी है, नेताजी, नेहरू नहीं है। हम नहीं मानते। अब बोला है, जब मोदी जी ने बुलवाया तब बोला है। 2018 से पहले का एक बयान दिखाइए, नेताजी पहले हैं। 1939 में उनके साथ जो हुआ था गलत हुआ था। जो भी इनके पीछे, चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, गलत हुआ था। महात्मा गांधी एक भगवान के तारा थे, भगवान नहीं थे, हम ये मानते हैं। जो हुआ है आज की देश के इतिहास को बदल डाला। इतिहास कुछ और हो सकते थे, देश कुछ और हो सकते थे। देश कभी बंटवारा नहीं हो सकता अगर नेताजी हाल में और रियल में आगे प्राइम मिनिस्टर होता तो। ये हम मानते हैं।
ये हम मानते हैं। आपको किसने कहा नेहरू है बंगाल के सबसे बड़े लीडर? ये नेताजी है और रहेगी। और सबसे बड़ा लीडर, कल्चरल लीडर वे टैगोर और बंकिम चंद्र। आपसे मुंह में बोलते हो, काम करके दिखाओ ना। हमारे यूनिवर्सिटी में पैसा आप नहीं दे रहे हो। बस ये 5 साल 365 दिन याद रहे, सिर्फ चुनावों के पहले नहीं। एक बार मैं लास्ट में सुधांशु जी कमेंट दीजिएगा। एक बार प्रोफेसर साहब आपको तो कोई रेस में गिन ही नहीं रहा सर, तो कोई रेस ही में नहीं गिन रहा आप लोगों को। देखिए, इनको ना गिनने दीजिए अंजना जी, हम वहां पे पूरी रेस में हैं। बीजेपी और टीएमसी नूरा कुश्ती लड़ी इसलिए रहे हैं कि किसी तरह से लेफ्ट दोबारा ना आ जाए। इनको ये डर लग रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से जो हमने रैलियां निकाली हैं, इनको पता लग गया है। दूसरी, अरे आप चुप रहिए मनोजीत मंडल में, आपके क्यों चुप रहेंगे? पार्टी के लोगों को संभालो। दूसरी बात बता दूं, ये नूरा कुश्ती इसलिए लड़ रहे हैं जिससे कि बीजेपी और टीएमसी को आइडियोलॉजिकली जवाब ना दिया जा सके। और इनके लोग दोनों बहुत भारी हिंसा वहां पे कर रहे हैं। बेरोजगारी पे ये बात नहीं करेंगे, महंगाई पे ये बात नहीं करेंगे, अशिक्षा पे ये बात नहीं करेंगे। कोरोना में कहते हैं बिहार में फ्री वैक्सीन देंगे, 50 पैसे का मास्क तो दे नहीं पाए गरीबों के एक फ्री बिहार में। बात कर रहे हैं, इनके पास डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक मेडिकल कॉलेज ये खोले नहीं है। डॉक्टर लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? आपने कुछ कर दिया होता ना सर उतने दशकों में, तो आज लेफ्ट की हालत नहीं होती पश्चिम बंगाल में। इनकी रोटी नहीं पचती। ये जो सारी बुद्धि अब आपको आ रही है, अगर ये आपने पश्चिम बंगाल में कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती लेफ्ट की। पैरामीटर बेस्ट थे। ठीक है जैन जी, जल्दी से एक कमेंट आपकी तरफ से। ठीक है जैन जी। अंजना जी, मैं सिर्फ एक बिंदु मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। सुधांशु जी तो ऑरेटर हैं, उनके साथ तो तर्क करना ही बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ कलकत्ता में इतना कॉस्मोपॉलिटन है। सेंसस रिपोर्ट जो है उसमें जो नॉन बंगाली कम्युनिटीज से भी ज्यादा है, और आज नहीं कितने सालों से है। तो मारवाड़ी जो कम्युनिटी है वो कितने साल पहले कलकत्ता गए थे और आज भी बहुत खुश है और बहुत मतलब शांति से रह रहे। और वहां आज छठ है और ममता जी ने वहां कोर्ट ने माना किया है, इसलिए अलग से छोटा छोटा तालाब बनाया 1400, जिसमें अभी आज छठ चल रहा है। फिर ठीक है, इस पर रिएक्शन जल्दी। फिर आप एंटी हिंदू इमेज क्यों बना रहे हैं? ठीक है, पॉइंट नोट खराब ना हो जाए। सुधांशु जी, फिर एंटी हिंदू कैसे? जल्दी से करिए, जल्दी। देखिए, एंटी हिंदू की बात इसलिए है ना कि इमामों के बिना इनको रोटी कैसे बचेगी और पुजारियों के बिना अंजना जी इनको सुधांशु जी को नहीं बताइए। इमामों को वजीफा, पुजारियों को ठेंगा, मोहर्रम का जुलूस निकालने के लिए दुर्गा पूजा रोका था अलग। एक बात मैं तुम्हें कहता हूँ, बहुत बहस हो गई अंजना जी, बहुत बहस हो गई। अरे सुनिए ना एक लाइन, देखिए गंगा जहां से शुरू होती है, गंगोत्री उत्तराखंड हमारे साथ, उत्तर प्रदेश हमारे साथ, जहां काशी प्रयाग, अब बिहार भी हमारे साथ। और बिहार में दरभंगा है ना, जिसका ओरिजिनल नाम द्वारबंग है, बंग के द्वार तक आ गई। निश्चित रहिए गंगोत्री से गंगा सागर तक राष्ट्रवाद की गंगा बहने वाली है। चाह कर भी ना लेफ्ट रोक पाएगा, ना कांग्रेस, ना टीएमसी। ठीक है, बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक।